सबसे पहले बात दिल्ली के एक मुर्दा अस्पताल की करते हैं। अस्पताल जहां हम जिंदगी बचाने की आस में पहुंचते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक जिंदा बच्चे को मुर्दा बता दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले बच्चे के शरीर में हरकत हुई, तब जाकर घर वालों को पता चला कि ये मासूम तो जिंदा है। अब अस्पताल के पास इस लापरवाही के लिए ढेरों दलीलें हैं। जांच का भरोसा हमेशा की तरह है, लेकिन इस नामी गिरामी अस्पताल के मुर्दा सिस्टम की तस्वीर ये घटना साफ बयां कर रही है। उन्होंने कपड़े में लपेट के बच्चा डेड है कह के ये वाली पर्ची उस बच्चे के मुंह पे चिपका के दे दिए थे। इसके क्रियाक्रम के लिए ले जा रहा था इसे, तब पता चला बच्चा हिला। ऐसे बच्चे जो है इनके जीने की संभावना बिल्कुल नील होती है। माना कि मासूम जन्म के वक्त कमजोर था, माना कि डॉक्टरों के लिए वो जिंदा नहीं था, लेकिन वक्त से पहले ही उसे मार देना क्या लापरवाही की इंतहा नहीं? कौन मुर्दा है, ये मासूम या ये अस्पताल और इसका सिस्टम जिसने नवजात को जीते जी मृत घोषित कर दिया? राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? मासूम का जन्म हुआ, डॉक्टरों ने जांचा परखा और फिर परिवार वालों को बच्चा मृत बताकर सौंप दिया। घर वाले अंतिम संस्कार करते इससे पहले ही बच्चे के शरीर में हरकत हुई, बच्चा मौत को मात देकर जिंदा हो गया और अब घर वाले डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। 45 हो रहा था जब मेरा लड़का पैदा हुआ। उसके बाद पैदा होने के बाद उसे ले गए, अंदर ले गए और वहाँ से जब अंदर से बाहर लाए तो बोले कि तुम्हारा बच्चा डेड हो गया है। घर से मैं जब इसके क्रियाक्रम के लिए ले जा रहा था इसे, तब पता चला बच्चा हिला कुछ ज़्यादा हिला, तब मैं उसे लेकर फिर आया घर। इस लापरवाही पर अस्पताल में हड़कंप है। दलीलों की आड़ में सिस्टम की खामी छिपाने की साफ कोशिश नजर आती है। जरा आप भी सुनिए डॉक्टर की दलील। जो बच्चे का वजन है वो 450 ग्राम 460 ग्राम है। ऐसे बच्चे जो है इनके जीने की संभावना बिल्कुल नील होती है। इसको हम सिर्फ देखते रहते हैं और इनके क्योंकि संभावित बचने की उम्मीद ना है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी 550 ग्राम से कम बच्चे को के लिए कोई मेहनत नहीं की जाती, कोई उनको जीने के लिए कोई उनके लिए इंटरवेंशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इस इंतजार करना था और उसके बाद ही इस बच्चे को देना था। उसमें हम इंक्वायरी करेंगे कि क्यों जल्दी दे दिया गया। हो सकता है कि डॉक्टरी लिहाज से मासूम की सेहत ठीक ना हो, लेकिन सवाल ये है कि जब तक सांसें थम नहीं जाती कैसे किसी को मुर्दा घोषित कर दिया गया। बहरहाल अस्पताल जांच की दुहाई भी दे रहा है और मासूम का इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन इस शर्मनाक कांड ने एक बार फिर देश के अस्पतालों के बीमार और लचर सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक माँ तो लाश से भी उम्मीद लगा लेती है। जरा सोच के देखिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसकी सांस चलते बच्चे को अस्पताल ने मुर्दा घोषित कर दिया। और सफदरजंग अस्पताल की ये लापरवाही कोई पहली लापरवाही नहीं है। इसी साल 4 अप्रैल को बूंदी के अस्पताल ने नवजात को मृत बताकर घर वालों को सौंप दिया था। बाद में बच्ची जिंदा पाई गई। अगर इससे थोड़ा पीछे जाएं, 26 मार्च 2017 को मऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने जिंदा महिला को ही मृत घोषित कर दिया। 25 अक्टूबर 2016 को सीकर के एक अस्पताल में गर्भ में पल रही बच्ची को डॉक्टरों ने मृत बता दिया, जबकि सुबह अच्छी खासी जिंदा बच्ची का जन्म हुआ। 17 नवंबर 2015 को अजमेर के एक अस्पताल ने जिंदा बच्चे को मृत बताकर रात भर बॉक्स में रखा। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं उड़ीसा के बारीपदा में भीड़ का अंधा इंसाफ। आप देखेंगे ये तस्वीरें, 2 मानसिक रूप से कमजोर लड़के हैं और इन पर आरोप जो लगे हैं वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ भीड़ तंत्र ने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से मारा पीटा, जरा आप देखिए। पोल से बांधकर इनकी सरेआम पिटाई की है। या आप इनके शरीर पर चोट के निशान बता रहे हैं कि किस तरह से इन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए हैं। दरअसल इन पर आरोप है कि बच्चा चुरा रहे थे और इससे नाराज भीड़ ने अपना फैसला कुछ इस अंदाज में सुनाया। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोगों में इतना गुस्सा भरा था कि उनके बूढ़े पिता की भी पिटाई कर दी। सवाल यह है कि अगर चोरी का शक भी था तो कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? क्यों लोग खुद ही वकील और जज बन बैठे और सरेआम पिटाई शुरू कर दी? आज लखनऊ में एसएसपी और एसआईटी के एसपी के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया। दरअसल लखनऊ में एसएसपी दीपक कुमार ने रविवार शाम को एक बैठक बुलाई थी। तय समय पर सभी अधिकारी मीटिंग में पहुंचने थे, लेकिन एसपी एसआईटी का कहना है कि एसएसपी दीपक कुमार खुद 1 घंटे से भी ज्यादा लेट आए।
एसएसपी की लेट लतीफी से नाराज एसपी एसआईटी नागेश्वर सिंह ने इसका विरोध किया। एसएसपी और एसपी के बीच सभी अफसरों के सामने जमकर बहस होने लगी और अब ये वीडियो भी लीक हो गया है। इसमें नाम नोट करने की क्या बात है? प्रोटेस्ट है सर, 5 बजे बुलाया गया, हम लोग को बैठाया गया और 6:30 बज रहा है और पानी तक जो है अभी जब ठीक है, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, आप चले जाइए। आपकी ड्यूटी की कोई जरूरत नहीं है हमें। आपको आज कहने से मैं नहीं जाऊंगा, आपके डीआईजी साहब आएंगे, जब वो कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप बंद करिए ड्यूटी, आपको ऐसा लग रहा है। आज कहने से नहीं करूंगा सर। भाई आपको करना है करिए, नहीं करना है जाइए, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है सर। चलिए साथियों, जिन लोगों ने पूछा उनको बता दिया गया था कि 6 बजे राजपत्रित अधिकारियों को आना है। इसके बाद भी यदि आपको कुछ और न्यूज नेशन ने जब एसएसपी दीपक कुमार से इस पूरे मामले पर बात की, उन्होंने बताया कि मीटिंग का टाइम 6 बजे फिक्स था और सभी अफसरों को पहले से इसकी जानकारी दे दी गई थी। हमारी मीटिंग थी ब्रीफिंग के संबंध में और ये मीटिंग 6 बजे शाम में मुकर्रर हुई थी और 6 बजे हमारे सभी अधिकारी आरआई एडिशनल एसपी जितने एसपी हैं यहाँ के सभी वहाँ पहुँचे थे। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के साथ कल दिन भर हमारी उनके साथ मीटिंग थी। मैं करीब 6:15 बजे पहुँचा तो एक अधिकारी ने कहा कि आप यहाँ पर लेट आए हैं और ये बातें हैं, जो उनकी बातें गलत थी चूँकि उनको ऑलरेडी टाइम बता दिया गया था 6 बजे। तो उनसे कहा गया कि ये ब्रीफिंग का समय है और आपकी बातें उचित जगह पर पहुँचा दी जाएगी। हमारे पास हमारे आरआई के द्वारा और एसपी प्रोटोकॉल के द्वारा सभी को अवगत करा दिया गया था कि 6 बजे का टाइम है। राष्ट्रपति की रेस को बीजेपी ने बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया गया है। दलित वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद का नाम अब तक चर्चा में नहीं था, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने रामबाण चलाकर विपक्ष की चाल कहीं ना कहीं कमजोर कर दी है। एक दलित चेहरे को आगे कर अब विरोध करने के लिए विपक्ष को भी दलित उम्मीदवार ही उतारना होगा। श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। बिहार के लोगों के लिए, उनकी प्रगति समृद्धि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न भागवत न आडवाणी, रामनाथ कोविंद है बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार। अब इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहें या बीजेपी का दलित कार्ड, लेकिन अपने फैसलों से चौंकाते आए मोदी शाह ने एक बार फिर सारे कयार पीछे छोड़ दिए हैं और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अभी वो गवर्नर बिहार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक कैरियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। कोविंद के नाम के ऐलान से पहले करीब 45 मिनट तक बीजेपी संसदीय बोर्ड ने मंथन किया और फिर मोदी शाह ने अलग से मीटिंग की और तब जाकर रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान हुआ। रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। वो कानपुर के रहने वाले हैं। बीजेपी से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष का पद भी संभाला है। राजनीति में आने से पहले रामनाथ कोविंद दिल्ली हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते थे। 1999 में वो बीजेपी में शामिल हुए और 2015 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। अब वो देश के अगले महामहिम बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। मोहन राव भागवत जी नहीं तो MS स्वामीनाथन, ये 2 विकल्प हमने दिए थे। आज बिहार के राज्यपाल कोविंद जी का नाम आया है। 1-2 दिन में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा होगी और जो निर्णय है वो आपको बताया जाएगा। तो जो भी जिस पार्टी को जो भी कहना होगा उस मीटिंग में कहेंगे और हम एक आम राय बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी निर्णय होगा। इनके दलित होने के नाते इनके प्रति हमारी पार्टी का स्टैंड नकारात्मक तो नहीं हो सकता है, अर्थात सकारात्मक ही रहेगा, बशर्ते यदि विपक्ष ने
या विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। हमारी लालू जी से भी बातचीत हुई है, मैडम सोनिया जी का भी फोन आया था। मैंने अपनी जो फीलिंग है उससे अवगत भी कराया है, लेकिन इन सब चीजों पर आगे बातचीत होगी। जाहिर है राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद एक ऐसा नाम है जिसका विरोध कर पाना विपक्ष के लिए भी आसान नहीं। वैसे चर्चा है कि बीजेपी के दलित कार्ड के खिलाफ विपक्ष भी दलित चेहरा उतारने की कवायद में है और हो सकता है कि पूर्व स्पीकर मीरा कुमार विपक्ष का चेहरा हो। लेकिन फिलहाल 22 जून तक का इंतजार करना होगा जब विपक्षी पार्टियां अपने उम्मीदवार के लिए मंथन करेंगी। रायसीना हिल्स की रेस में एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। रामनाथ कोविंद के नाम पर कई राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष रामनाथ कोविंद के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक सवाल देश के साथ खुलेआम गद्दारी करने वालों से है और जवाब आंख मूंद कर बैठी सरकार से मांगा जा रहा है। कश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं और सरकार देखती रह जाती है। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में मुट्ठी भर लोग पटाखेबाजी करते हैं और सरकार आंखें बंद कर लेती है। सवाल उठता है कि सरकार कश्मीर में बैठे चंद गद्दार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कब करेगी सरकार कार्रवाई? जब टीम इंडिया पाकिस्तान से हार रही थी तो कश्मीर में बैठे चंद गद्दार नाच रहे थे। हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले आखिर ये लोग कौन हैं? हिंदुस्तान की हार पर खुश होने वाले इन गद्दारों को बेनकाब करना आज बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए इनका दिल धड़कता है। इन लोगों का चेहरा आज देश के सामने आना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान की जीत के जश्न का ये वीडियो श्रीनगर का है, जहां मुट्ठी भर लोगों ने एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है। कश्मीर में अलगाववादियों की साजिश किसी से छिपी नहीं है। ये अलगाववादी पाकिस्तान के पाले पोसे मोहरे हैं। मीरवाइज उमर फारूक अलगाववादी नेता, ये वो शख्स है जिसने एक बार फिर अपना पाकिस्तानी चेहरा हिंदुस्तान को दिखाया है। मीरवाइज की इस गद्दारी की फहरिस्त बहुत लंबी है। मीरवाइज कई बार पाकिस्तान की हिमायत कर चुका है। इस बार भी जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से हारी तो मीरवाइज का पाकिस्तान के लिए प्यार सामने आ गया। जश्न तो मना ही। मीरवाइज ने पाकिस्तान की जीत को लेकर ट्वीट किया और कहा कि चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे ईद पहले आ गई हो। बढ़िया खेलने वाली टीम जीती, पाकिस्तान को बधाई। इतना ही नहीं, मीरवाइज ने पाकिस्तान की जीत पर न केवल बधाई दी बल्कि उनके घर के बाहर देर तक आतिशबाजी भी होती रही। मीरवाइज उमर फारूक खुद को कश्मीरियों का नेता बताते हैं, लेकिन उनकी गद्दारी का यह सबूत अब उनकी पोल खोल चुका है। सोशल मीडिया में मीरवाइज को इस गद्दारी का जवाब हर कोई अपने अंदाज में दे रहा है, लेकिन मीरवाइज को सबसे तीखा जवाब क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर के जरिए दिया। गंभीर ने ट्वीट किया, आपके लिए एक सुझाव है, आप बॉर्डर पार क्यों नहीं चले जाते? वहां आपको बेहतर पटाखे और ईद का जश्न मिलेगा। मैं आपकी पैकिंग में मदद कर सकता हूं। जाहिर है गंभीर का गुस्सा हर देशभक्त का गुस्सा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गद्दारी के बावजूद मीरवाइज उमर फारूक अब भी हिंदुस्तान में आज़ाद घूम रहा है। सवाल जम्मू कश्मीर और बीजेपी की सरकार से भी है कि आखिर हिंदुस्तान में बैठे इन गद्दारों को देश कब तक सहन करेगा। टीम न्यूज नेशन। और बात आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसी सीबीआई के फंदे की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने आज सत्येंद्र जैन की पत्नी से भी पूछताछ की। कपिल मिश्रा के खुलासों से परेशान सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ की। सत्येंद्र पर 4 करोड़ 63 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। उधर सीबीआई की पूछताछ में नाराज आम आदमी पार्टी ने अपना गुस्सा केंद्र की मोदी सरकार पर उतारा। जो आरोप है भाजपा सरकार की दो एजेंसीज इनकम टैक्स और सीबीआई जो बार बार जिस कहानी को बढ़ा रहे हैं, उस कहानी के अंदर दो पात्र हैं, संजय और सुरेश। सीबीआई कहती है कि संजय और सुरेश 2010 से सत्येंद्र जैन के लिए काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, और यही वो दो लोग हैं जो कलकत्ता के हवाला कारोबारियों के साथ संपर्क में है और सत्येंद्र जैन का पैसा हवाला के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं। हमारा यह मानना है कि सुरेश और संजय ये दोनों व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से लगातार 2 दिन तक इसी मामले में पूछताछ की थी। पहले दिन 8 और दूसरे दिन 5 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला चला। अप्रैल में सीबीआई ने जैन के खिलाफ जांच शुरू की थी और उनके खिलाफ प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज की। जैन पर 11 करोड़ 78 लाख रुपए के हवाला का भी आरोप है। सत्येंद्र जैन पर इल्जाम है कि 2010-12 के बीच उन्होंने कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इनकम टैक्स ने नए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस केस को भी सीबीआई के पास भेजा है। इससे पहले सीबीआई ने टॉक टू ए के कार्यक्रम से संबंधित काम के ठेके देने में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान दर्ज किए थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे सीबीआई की सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई बताई थी। इन सबके बीच कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि झूठ के पांव नहीं होते अरविंद केजरीवाल, अब तुम्हारा खेल खत्म। चोरी के इस खेल में जो भी शामिल हैं वो सब सत्येंद्र जैन के पक्ष में बयान देंगे। देखते जाओ कौन कौन ट्वीट करता है। केजरीवाल के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा के निशाने पर इन दिनों सत्येंद्र जैन हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। सीबीआई का फंदा सत्येंद्र जैन पर कसता जा रहा है। जांच का दायरा अब सत्येंद्र की पत्नी तक पहुंच गया है, लिहाजा सियासी वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।